हेलो हाय गुड इवनिंग। राजराज इंस्टीट्यूट में आप सभी बच्चों का स्वागत है। अपार हर्ष के साथ कहा जा रहा है कि राजराज इंस्टीट्यूट के बच्चों ने TRE 3 में काफी अच्छा काम किया है और एग्जाम के दृष्टि से कहा जाए तो इन सभी बच्चों का एग्जाम बहुत अच्छा गया है। मैं अमित कुमार सिंह, राजराज इंस्टीट्यूट की तरफ से हम लोगों ने ये डिसाइड किया है कि चाहे हिस्ट्री हो, चाहे मैथ रीजनिंग हो, चाहे पॉलिटी हो या और भी सब्जेक्ट है, उन सभी का डिस्कशन मैं दूंगा। 1 to 5 का हो या 6 to 8 का हो या 9 10 हो या 11 12 हो, इन सबों का डिस्कशन आपको मिलेगा 2 3 4 दिन के अंदर, इन 1 वीक के अंदर। आप क्योंकि आंसर मिला ले ना, सही है वो भी देख ले। तो आइए हिस्ट्री सेगमेंट में चलते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये 9 10 का है, ये 9 10 का है और मूल रूप से हिस्ट्री और पॉलिटी का क्वेश्चन है। तो मैं हिस्ट्री सेगमेंट देखूंगा और अभी रंजन सर पॉलिटी देखेंगे। तो 9 10th क्लास का हिस्ट्री है, तो इसे मैंने 2 पार्ट में बनाया है। टोटल 48 क्वेश्चन है, तो 24 क्वेश्चन का डिस्कशन अभी और 24 क्वेश्चन का डिस्कशन दूसरे पार्ट में मिलेगा आपको। तो आइए पहले पार्ट में 24 क्वेश्चन का डिस्कशन हम लोग देखते हैं। पहला सवाल जो देखेंगे, पहला सवाल है मौर्यकाल। जी हाँ, मौर्यकाल में मुद्राओं के परीक्षण की जिम्मेदारी किसकी थी? तो जी हाँ, मुद्राओं के परीक्षण की जिम्मेदारी रूपदर्शक को थी। मुद्राओं के परीक्षण की जिम्मेदारी रूपदर्शक को थी। वहीं आपके बी नंबर ऑप्शन में लक्षणाध्यक्ष है टकसाल का अधिकारी। टकसाल का अधिकारी कहलाता था। वहीं सन्निधाता राजकोषीय अध्यक्ष, राजकोषीय अध्यक्ष कहलाता था। एक चीज मैं चर्चा करूंगा कि मौर्यकाल, संपूर्ण मौर्यकालीन प्रशासन की जानकारी जहां तक हम लोग जानते हैं, मैंने बार बार डिस्कशन में कहा है, संपूर्ण मौर्यकालीन प्रशासन की चर्चा कौटिल्य के अर्थशास्त्र से मिलती है। वहीं पाटलिपुत्र नगर प्रशासन की चर्चा, नगर प्रशासन की जानकारी मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में मिलती है। नगर प्रशासन और मौर्यकालीन कृषि की जानकारी मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में मिलती है। तो कहा जाता है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में 18 तीर्थ और 27 अध्यक्षों की चर्चा मिलती है। ये तीर्थ या अध्यक्ष अधिकारी कहलाते थे। अगले सवाल पे चर्चा करेंगे। दूसरा नंबर सवाल देखेंगे, मौर्य शासन में हिंदी के किस महीने में वित्तीय वर्ष प्रारंभ होता था? तो आषाढ़ महीने में। जी हाँ, मौर्य शासन में हिंदी के किस महीने से वित्तीय वर्ष प्रारंभ होता था? तो आषाढ़ महीने में प्रारंभ होता था। तीसरा नंबर सवाल देखेंगे, मौर्य काल में किस नागार्जुनी पहाड़ी पर कुछ गुफा विहार का निर्माण करवाया था? तो ये आजीवक संप्रदाय के लिए करवाया गया था। याद रखेंगे कि आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मखाली पुत्र गोसाल थे। तो मौर्य काल में मौर्य शासक अशोक ने नागार्जुनी और बराबर की गुफा, आजीवक संप्रदाय के संतों को, सॉरी, मौर्य काल में किसने नागार्जुनी पहाड़ी पर कुछ गुफा विहार का निर्माण करवाया था? तो ये हो जाएगा आंसर दशरथ। वहीं अशोक के पोते दशरथ ने नागार्जुनी और बराबर की गुफा दान में दी थी। वहीं अशोक ने आजीवक संप्रदाय के संतों को कर्ण, चौपार, तामा और विश्व झोपड़ी गुफा, विश्व झोपड़ी गुफा दान में दी थी। और अशोक के पोते दशरथ ने बराबर और नागार्जुनी गुफा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आजीवक संप्रदाय के संतों को दान में दिया था। आजीवक संप्रदाय का संस्थापक मखाली पुत्र गोसाल था, जिसने तत्कालीन समय में श्रावस्ती में, जी हाँ, श्रावस्ती में आजीवक संप्रदाय की स्थापना की। अशोक का वृक्ष का प्रतीक चिन्ह था। यह एक नास्तिक संप्रदाय था। 4 नंबर सवाल पे चर्चा करेंगे, हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के मध्य संघर्ष का वर्णन करने का एहोल अभिलेख के लेखक कौन है? तो जी हाँ, रवि कीर्ति ने एहोल अभिलेख की रचना की। कहा जाता है इसी अभिलेख में यह वर्णित है कि पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित करके उत्तरापथ स्वामीन
उत्तरापथ स्वामिन की उपाधि धारण की। वहीं पुलकेशिन द्वितीय को पल्लव राजा नरसिंह वर्मन प्रथम ने पराजित करके, ये अभिलेख में यह भी वर्णित है कि पुलकेशिन द्वितीय को पल्लव राजा नरसिंह वर्मन प्रथम ने पराजित करके दक्षिणापथेश्वर की उपाधि धारण की। तो हर्षवर्धन को पुलकेशिन द्वितीय ने पराजित किया, चालुक्य राजा था, और पुलकेशिन द्वितीय को किसने पराजित किया? नरसिंह वर्मन प्रथम ने। की चर्चा एहोल अभिलेख में मिलती है। 5 नंबर सवाल देखेंगे। हर्षवर्धन का सेनापति, जी हाँ, हर्षवर्धन 606 ईस्वी में गद्दी पर बैठता है और 647 ईस्वी में मर जाता है। कहा जाता है हर्षवर्धन का सेनापति कौन था जिसने उसे सिंहासन रोहण हेतु उसे उत्साहित किया था? तो सिंहनाद, जी हाँ, सिंहनाद उसका सेनापति था। वहीं हंसबेग और सरबकेतु ये सब उसके दरबार में रहते थे। 6 नंबर सवाल, चीनी लेखक के अनुसार किस वर्ष हर्ष ने मगध राज की उपाधि धारण की? तो 641 ईस्वी में हर्षवर्धन ने मगध राज की उपाधि धारण की, क्योंकि हर्षवर्धन को तिलादित्य कहकर भी पुकारा जाता था। तिलादित्य कहकर भी पुकारा जाता था। दूसरा अशोक, या अशोक कहकर भी पुकारा जाता है। हर्षवर्धन जो 606 ईस्वी में गद्दी पर बैठता है और 647 ईस्वी में मर जाता है। कहा जाता है इसके दरबार में वेनसांग आए थे जिसने सीयूकी नामक पुस्तक की रचना की। वेनसांग 629 ईस्वी में भारत आता है और 15 वर्षों तक भारत भ्रमण करता है। अगले सवाल पे चर्चा करते हैं। 7 नंबर, वेनसांग के अनुसार हर्ष विहार के किस स्थान पर एक पीतल का विहार बनवाया था? तो जी हाँ, बोध गया में। हर्षवर्धन ने बोध गया में एक पीतल का विहार बनवाया था। की चर्चा वेनसांग अपनी पुस्तक सीयूकी में करता है। 8 नंबर सवाल देखेंगे। कितने महीनों तक वेनसांग नालंदा में ठहरा और अध्ययन किया? तो कुल 18 महीनों तक। ऐसे वेनसांग अगर कहा जाए तो भारत में 15 वर्षों तक रहता है। 629 ईस्वी में भारत आता है और 644 ईस्वी में भारत से बाहर जाता है। वेनसांग की जीवनी उसके परम मित्र हीली के द्वारा लिखी गई। वेनसांग ने सीयूकी नामक पुस्तक की रचना की जिसमें 138 देशों का विवरण है। जिसमें 138 देशों का विवरण है। वेनसांग नालंदा विश्वविद्यालय में योग शास्त्र की शिक्षा ग्रहण करने जाता है। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कुमारगुप्त प्रथम था। कहा जाता है वेनसांग नालंदा विश्वविद्यालय में योग शास्त्र की शिक्षा ग्रहण करने जाता है। उस दौरान वहां के प्राचार्य शीलभद्र थे। अगले सवाल पर चर्चा करते हैं। 9 नंबर सवाल देखेंगे। गुप्त काल में नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? तो कुमारगुप्त प्रथम, तो आंसर हो जाएगा ई, कुमारगुप्त प्रथम। समुद्रगुप्त जिसे 100 युद्धों का विजेता कहा गया है, भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा गया है विंसेंट स्मिथ के द्वारा। समुद्रगुप्त को 100 युद्धों का विजेता कहा गया है। इन्होंने कृष्णा चरितम नामक पुस्तक की रचना की। इनके सिक्के पर इन्हें वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य इसके दरबार में नवरत्न रहते थे। गुप्त वंश का सबसे प्रतापी राजा जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की और परम भागवत की पहली बार उपाधि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के द्वारा ही धारण की गई थी। रामगुप्त यह भी गुप्त राजा था। अगले सवाल पर चर्चा करते हैं। 10 नंबर सवाल। सर्वप्रथम बात करेंगे तो किस चोल शासक ने सिंहल नरेश महेंद्र पंचम को उसकी धरती पर पराजित किया था? तो राजराज प्रथम, जी हाँ, सॉरी, राजराज प्रथम नहीं, राजेंद्र प्रथम होगा। राजेंद्र द्वितीय नहीं, राजेंद्र प्रथम होगा। सर्वप्रथम किस चोल शासक ने सिंहल नरेश महेंद्र पंचम को उसकी धरती पर पराजित किया? तो राजेंद्र प्रथम के द्वारा सिंहल नरेश महेंद्र पंचम को पराजित किया गया। का शासन काल अगर कहा जाए तो 1014 से लेकर के 1044 ईस्वी तक रहा। ये सभी चोलवंशीय राजा हैं। 11 नंबर सवाल देखेंगे। किस चोल शासक ने गंगईकोंड चोलपुरम नामक एक नई राजधानी की स्थापना की? जी हाँ, राजेंद्र प्रथम। इसने गंगईकोंड चोलपुरम नामक
एक नई राजधानी की स्थापना की। आपके बी नंबर ऑप्शन में परांतक प्रथम है। इसके दरबार में पंचकुदादि राज शिव मंगल प्रियम रहते थे। शिव मंगल प्रियम रहते थे, जिन्होंने चोल वंश की वंशावली दर्शाई है किस अभिलेख में? उत्तर मेरूर अभिलेख में। उत्तर मेरूर अभिलेख में, इसमें यह दर्शाया गया है कि चोल वंश का संस्थापक विजयालय था, जिसने 750 एडी में 750 ईस्वी में चोल वंश की स्थापना की, और चोल वंश का अंतिम राजा राजेंद्र तृतीय था। राजराज प्रथम, राजेंद्र प्रथम, परांतक प्रथम, कुलोतुंग प्रथम जैसे महत्वपूर्ण राजा हुए, प्रतापी राजा हुए। चोल वंश में स्थानीय स्वशासन का महत्वपूर्ण स्थान है। चोल वंश में दो महत्वपूर्ण अधिकारियों की जानकारी मिलती है कि तरमेरूर अभिलेख से चोल वंश के दो प्रमुख अधिकारियों की जानकारी मिलती है। पहला पेरुंदम, जो उच्च अधिकारी होते थे। दूसरा सिरुंदम, जो निम्न अधिकारी कहलाते थे। अगले सवाल पे चर्चा करेंगे हम लोग। 12 नंबर सवाल, किस चोल शासक ने अपनी राजधानी राजराजेश्वरम मंदिर का निर्माण करवाया था? तो राजेंद्र प्रथम के द्वारा अपनी राजधानी में राजराजेश्वरम मंदिर का निर्माण करवाया गया था। अगले सवाल पे चर्चा करेंगे। 13 नंबर सवाल देखेंगे, किस चोल शासक को समकालीन लेख में चोल नारायण कहकर पुकारा गया है? तो राजेंद्र प्रथम, इन्हें चोल नारायण कहकर भी पुकारा गया है। 14 नंबर सवाल, सर्वप्रथम इल्तुतमिश, जी हाँ, इल्तुतमिश का शासनकाल अगर कहा जाए तो 1211 से लेकर 1236 ईस्वी तक रहा। चांदी का टंका और तांबे का जीतल नामक सिक्का इल्तुतमिश के द्वारा ही चलाया गया था। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को माना जाता है। सर्वप्रथम इल्तुतमिश को कहां का गवर्नर बनाया गया था? तो बदायूं का गवर्नर बनाया गया था। इल्तुतमिश को बदायूं का गवर्नर बनाया गया था। इक्ता प्रथा की शुरुआत, इक्ता प्रथा की शुरुआत इल्तुतमिश के द्वारा की गई थी। दले चालीसा का गठन इल्तुतमिश के द्वारा किया गया। भारत में पहली बार मकबरा और पहली बार मदरसे का निर्माण इल्तुतमिश के द्वारा ही किया गया था। सल्तनत काल का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को माना जाता है। 15 नंबर सवाल, किस स्थान पर इल्तुतमिश ने गजनी के तजाउद्दीन यल्दोज को पूरी तरह पराजित किया एवं बंदी बना लिया? तो जी हाँ, तराइन का तीसरा युद्ध, तराइन का तीसरा युद्ध। तराइन का 3 युद्ध हुआ था। ये 1215 में हुआ था, 1191, 1192 तराइन का पहला युद्ध। कहा जाता है मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। तराइन का दूसरा युद्ध गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। और तराइन का तीसरा युद्ध इल्तुतमिश और यल्दोज के बीच हुआ था। यह उत्तराधिकार का युद्ध था, जिसमें इल्तुतमिश ने यल्दोज को पराजित करके दिल्ली सल्तनत पर गद्दी संभाली, दिल्ली सल्तनत की गद्दी संभाली। तो 1215 में तराइन के तीसरे युद्ध में इल्तुतमिश ने यल्दोज को पराजित किया था। अगले सवाल पर चर्चा करते हैं। 16 नंबर सवाल, इल्तुतमिश को खरीदने में कुतुबुद्दीन ऐबक को कितना खर्च करना पड़ा था? 1 लाख जीतल। कहा जाता है जलालुद्दीन नामक व्यापारी से, जलालुद्दीन नामक व्यापारी से कुतुबुद्दीन ऐबक ने इल्तुतमिश को खरीदा था। इल्तुतमिश कहा जाता है कुतुब मीनार का निर्माण करवाने वाला इल्तुतमिश ही था। भारत में मदरसा और मकबरे का निर्माता इल्तुतमिश को माना जाता है। पहला जो भारत में मकबरा बना वो इल्तुतमिश के द्वारा ही बनवाया गया था। 17 नंबर सवाल देखेंगे, किस वर्ष बगदाद के खलीफा ने इल्तुतमिश को मान्यता प्रदान की थी? तो जी हाँ, 1229 ईस्वी में अब्बासी खलीफा अल कादिर बिल्लाल के द्वारा, अब्बासी खलीफा अल कादिर बिल्लाल के द्वारा 1229 ईस्वी में इल्तुतमिश ने खिल्लत की प्राप्ति की। खिल्लत एक उर्दू वर्ड है, का अर्थ होता है स्वतंत्रता। तो
1229 ईस्वी में इल्तुतमिश को वास्तविक सुल्तान की मान्यता प्रदान की गई। 18 नंबर सवाल, दिल्ली में कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसका शासनकाल 1206 से लेकर के 1210 ईस्वी तक रहा। ऐबक जिसने ढाई दिन के झोपड़े का निर्माण करवाया था, कुतुब मीनार की नींव रखी थी। ऐबक को चंद्रमा का स्वामी कहा जाता है। लाखों का दान देने के कारण लाख बख्श कहकर पुकारा जाता है। अधिक सुंदर होने के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक को हातिम द्वितीय कहकर पुकारा जाता है, और हाथियों का दान देने के कारण पील बख्श कहकर पुकारा जाता है। मोहम्मद गोरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को अब्दुल अजीज कूफी से, मोहम्मद गोरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को अब्दुल अजीज कूफी से खरीदा था। वहीं इल्तुतमिश को जलालुद्दीन नामक व्यापारी से कुतुबुद्दीन ऐबक ने खरीदा था बलबन, जिसका शासनकाल 1266 से लेकर 1282 ईस्वी तक रहा। इल्तुतमिश ने बलबन की प्रतिभा को पहचानते हुए जमालुद्दीन बसरी नामक व्यापारी से खरीदा था, जिसने दले चालीसा का अंत किया। दीवाने अर्ज नामक सैन्य विभाग का गठन बलबन के द्वारा किया गया। रक्त और लौह नीति की शुरुआत बलबन के द्वारा ही की गई थी। अगले सवाल पर चर्चा करते हैं। दिल्ली सल्तनत के इतिहास में किस अवधि को चालीसा का शासनकाल माना जाता है? तो याद रखेंगे 1236 से 1266 ये दले चालीसा का, तुर्क अमीरों का शासनकाल माना जाता है, क्योंकि जब तक बलबन गद्दी पर नहीं बैठता है, बलबन का शासनकाल कहा जाए तो 1266 से लेकर 1286, जैसे ही वो गद्दी पर बैठता है वो दले चालीसा का अंत करता है। इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन और ऑप्शन 1236 से 1266 यही आंसर रहेगा कि चालीसा का शासनकाल माना जाता है तो 1236 से 1266। 20वां नंबर सवाल देखेंगे, इस सुल्तान के अधीन नायबे ममलिकात का नया पद सृजित किया गया? तो आंसर हो जाएगा बहराम शाह। जी हाँ, नायबे ममलिकात का पद जो है बहराम शाह के शासनकाल में सृजित किया गया। इसका शासनकाल 1240 से लेकर के 1242 ईस्वी तक रहा। आपके बी नंबर ऑप्शन में रुकनुद्दीन फिरोज का शासनकाल 1236। इसके समय में इसकी माता शाह तुर्कान शासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वहीं अलाउद्दीन मसूद शाह, इसका शासनकाल 1242 से लेकर के 1246 ईस्वी तक रहा। सभी मामलुक वंश के ही राजा थे। नायबे ममलिकात का पद जो है काफी महत्वपूर्ण होता है। उस दौरान नायबे ममलिकात का पद जो है काफी महत्वपूर्ण होता था। अगले सवाल पे चर्चा करेंगे। किस नंबर सवाल देखेंगे? दिल्ली सल्तनत। जी हाँ, दिल्ली सल्तनत का शासनकाल अगर कहा जाए तो 1206 से लेकर के 1526 ईस्वी तक रहा। दिल्ली सल्तनत कालीन इतिहास में सर्वप्रथम नायबे ममलिकात कौन बना? तो इख्तियारुद्दीन ऐतगीन नामक व्यक्ति, जी हाँ, ऐतगीन नामक जो व्यक्ति था वो नायबे ममलिकात के पद पर बैठने वाला पहला व्यक्ति था। बलबन क्या भी नायबे ममलिकात के पद पर बैठता है, लेकिन पहली बार बैठने वाला व्यक्ति इख्तियारुद्दीन ऐतगीन था। 22 नंबर सवाल, गयासुद्दीन बलबन। जी हाँ, शासनकाल 1266 से लेकर के 1286 ईस्वी तक रहा। गयासुद्दीन बलबन का मूल नाम क्या था? बलबन का मूल नाम बहाउद्दीन था, जिसने रक्त और लौह नीति की शुरुआत की, सिजदा और पाबूस प्रथा की शुरुआत की, नवरोज प्रथा की शुरुआत की, है ना। कहा जाता है दीवाने अर्ज नामक सैन्य विभाग का गठन, दीवान ए अर्ज नामक सैन्य विभाग का गठन बलबन के द्वारा किया गया था। दीवाने वकूफ नामक गुप्तचर विभाग का गठन, दीवाने बरीद नामक गुप्तचर विभाग का गठन बलबन के द्वारा ही किया गया। सिजदार पाबूस प्रथा की शुरुआत बलबन के द्वारा ही की गई थी। दीवाने अर्ज को 2 भागों में बांटा गया। असमे कल्प ये केंद्र की सेना थी। असमे अतराफ ये प्रांत की सेना थी। बलबन जिले लाह की उपाधि धारण करने वाला सल्तनत काल का पहला राजा। अगला सवाल देखेंगे 23 नंबर सवाल,
नाइबे ममलिकात के पद पर बलबन को हटाकर किसको बहाल किया गया था? तो इमामुद्दीन रेहान को। जी हाँ, नसरुद्दीन महमूद के समय में बलबन की स्थिति मजबूत हो गई थी, इसलिए उसे हटा करके इमामुद्दीन रेहान को नाइबे ममलिकात के पद पर बिठाया गया था। अगला सवाल 24 नंबर सवाल, बलबन ने अपने सहधर्मी को आज्ञाकारी बनाने हेतु सिक्कों पर क्या खुदवाया था? आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। जिल्ले इल्लाह की उपाधि बलबन ने धारण की थी। बलबन को बहाउद्दीन कहकर भी पुकारा जाता है। कहा जाता है अमीर उल मोमिनीन, ये मोहम्मद बिन तुगलक को उपाधि दी गई थी। नासिर अमीर उल मोमिनीन, यह इल्तुतमिश को उपाधि दी गई थी 1229 ईस्वी में। अब्बासी खलीफा अरकादिल बिल्लाल से स्वतंत्रता प्राप्ति करने के पश्चात नासिर अमीर उल मोमिनीन की उपाधि इल्तुतमिश को प्रदान की गई थी। तो अतः आंसर हो जाएगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए मैं फिर कह रहा हूं, कुल 24 क्वेश्चन हो गए, टोटल 48 क्वेश्चन है। 9, 10 में इस पार्ट का 8 क्वेश्चन और हिस्ट्री का 40 क्वेश्चन, तो मैंने दोनों को एक में जोड़ दिया है और टोटल 48 क्वेश्चन हुए। तो 24 क्वेश्चन का डिस्कशन मैं करा चुका हूं पहले पार्ट में, और दूसरे पार्ट में पुनः 24 क्वेश्चन का डिस्कशन मैं लेकर के आऊंगा। अगले वीडियो में मिलेगा, तब तक इंतजार करें और इससे अपना आंसर मिला लें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।